राजनीति विज्ञान की क्लास आपके सामने रख रही हूं। दिल्ली में मंगलवार को एक ऐसी मुलाकात हुई जिसके बाद मुंबई में सियासी सैलाब आ गया है। पक्ष विपक्ष मीडिया सबकी नजर एक बार फिर से महाराष्ट्र की तरफ चली गई है। दिल्ली में मुलाकात हुई देश के गृह मंत्री अमित शाह की और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच। और एकनाथ शिंदे का बयान क्या आया, पहले आप सुन लीजिए। मानसून सत्र तो अच्छा है, मानसून अच्छा, आज बारिश गिरा है, अच्छी शुरुआत हुई है दिल्ली में। ठीक है। ये जवाब था शिंदे साहब का, और ये जवाब उन्होंने तब दिया जब पत्रकारों ने पूछा कि मानसून सत्र कैसा होगा। एकनाथ शिंदे जानते थे पत्रकारों के सवाल का मतलब क्या है, तो जवाब भी उन्होंने इशारों में दे दिया। हुक्म, 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले आखिरी बार जब संसद का स्पेशल सत्र आया था या हुआ था, तब सरकार ने क्या किया था? महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक लेकर आई थी। कितने विधेयक लेकर आई थी? लाई तो बहुत सारे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन से थे? एक तो महिला आरक्षण विधेयक और दूसरा था परिसीमन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक होने के नाते 2/3 बहुमत से इसको पास होना था। क्यों पास होना था 2/3 बहुमत से? क्योंकि संविधान में इन दो विधेयकों को लेकर थोड़ा संशोधन करना पड़ता है, और जब आप संशोधन करते हैं संविधान में तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। लेकिन क्या सरकार के पास 2/3 मेजॉरिटी है? 2/3 बहुमत है? नहीं है। तो फिर क्या होना था? विधेयक पास नहीं हो पाया, ये विधेयक जो था। अब मॉनसून सत्र की शुरुआत जब होने वाली है और एकनाथ शिंदे और अमित शाह की मुलाकात जब हो रही है, तो पता है सियासी पंडित क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सत्र से जुड़ा हुआ कुछ तो गुणा भाग हो रहा है। सूत्र भी बता रहे हैं कि शरद पवार की पार्टी एनडीए की तरफ दोस्त वाली निगाह से देख रही है। और आज शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मीडिया के सामने आई भी। उन्होंने क्या कहा, यह भी महत्वपूर्ण है, जल्दी से सुन लीजिए। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको। लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। समझ गए ना? 50%। अभी आप समझेंगे 50% मतलब क्या, मतलब 50%। अगर सरकार परिसीमन बिल में हर राज्य में 50% सीट बढ़ाने की शर्त जोड़ देती हर राज्य में, तो बिल को लोकसभा में शरद पवार की पार्टी का समर्थन मिल सकता है। शर्त आपके सामने है। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि उनके साथ डीएमके और समाजवादी पार्टी भी इसी शर्त के ना होने की वजह से पिछली बार बिल के विरोध में आ गई थी। कौन सी शर्त? कि हर राज्य में 50% सीटें बढ़ जाएगी। हालांकि सरकार का स्टैंड एकदम साफ है। केंद्र सरकार हर राज्य में 50% सीट बढ़ाने के लिए तैयार है। यह बात इसी विधेयक पर हो रही चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कह भी दी थी। एक बार फिर सुनाऊं वो बयान जो लोकसभा में दिया था अमित शाह ने, सुन लीजिए। 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए। 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे। सुना ना आपने? अब ये 50% का मामला क्या है, आपको ये समझाना जरूरी है। तो चलिए बोर्ड बाबू का रुख कर लेते हैं। नमस्ते करेंगे किसे? बोर्ड बाबू को। अब ये जो 50% का जो गणित है वो आपको समझाती है, ठीक है भाई? इसको ऐसे समझिए कि अभी महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? महाराष्ट्र की सीटें बताइए मुझे। अभी है लोकसभा में 48 सीटें, ठीक है? अब 48 का 50% कितना होता है? 48 का अगर 50% आप निकालेंगे तो कितना हो गया? 24 हो गया। यानी 24 सीटें आपको और इसमें जोड़ देनी है, तो ये कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सीटें हो जाएंगी। कितनी हो गई? 72। समझ गए? अब ऐसे ही पूरे देश में जब 50% एक्स्ट्रा सीटें जोड़ दी जाएगी तो पूरे देश में कितनी है भाई? 543। ठीक है, अब इसका 50% कितना होगा? अगर 50% सीटें बढ़ जाती है तो कितना हुआ?
इसका 50% कितना होगा? लगभग 271, है ना? अब 271 सीटें जब बढ़ जाएंगी तो कितनी हो जाएगी? इसमें आपको जोड़ना होगा। कितना जोड़ेंगे आप? 271 जोड़ेंगे। 271 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 814 सीटें। लोकसभा की टोटल सीटें कितनी हो जाएंगी? 814। यानी अगर 50% बढ़ जाता है तो सीटें लोकसभा में कितनी हो जाती है? 814 लोकसभा सीटें हो जाती है। अब सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्या है? आप कहेंगे भाई ये जो बढ़िया वाला 543 चल रहा है, चलने दीजिए ना मैडम, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब इसको 50% बढ़ाकर आपको 814 क्यों करना है? सवाल आ सकते हैं ना मन में। अब बताते हैं आपको क्यों। देखिए 543 सीटों के हिसाब से आप 543 सांसदों को रिप्रेजेंट करना होगा। वो जिन जिन राज्यों से आ रहे हैं, जिन जिन सीटों से जीत कर आ रहे हैं, जीतना होगा ना, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। अभी क्या हो रहा है, जब आप इन सारे के सारे लोकसभा के सांसदों को ऑन एन एवरेज रिप्रेजेंटेशन के तौर पर बांटते हैं तो एक सांसद ऑन एन एवरेज 16 लाख वोटरों को रिप्रेजेंट करता है। कितने वोटरों को? 16 लाख पर एक सांसद आता है। 16 लाख जनता उसे रिप्रेजेंट करेगा एक सांसद। जबकि विकसित देश जैसे ब्रिटेन हो गया, वहां पर 1 लाख की आबादी पर एक सांसद है। हमारे यहां कितना है? 16 लाख की आबादी पर एक सांसद। ब्रिटेन में कितना है? 1 लाख की आबादी पर एक सांसद। अमेरिका में कितना है? 7.5 लाख लोगों पर एक सांसद। ये आपके सामने पूरा आंकड़ा है। तो अब आप कहेंगे हाँ, इस लिहाज से तो हमारे सांसद ज्यादा होने चाहिए। और ज्यादा क्यों होने चाहिए? भाई जितने ज्यादा सांसद होंगे ना, उतना बेहतर प्रतिनिधित्व होगा। आपकी समस्याओं को ज्यादा सुना भी जाएगा और उसे हल करने का भी तरीका। अगर ज्यादा सांसद होंगे तो एक सांसद के हिस्से में कम जिम्मेदारी आएगी और वो और बेहतर काम कर पाएगा, क्योंकि वो ज्यादा लोगों को समय दे पाएगा। 16 लाख पर एक सांसद क्या 16 लाख लोगों की समस्याओं को हल कर पाएगा? लेकिन वहीं अगर 1 लाख होगा, 2 लाख होगा या 3 लाख होगा, कम हो जाएगा ये आंकड़ा, तो बेहतर काम कर पाएगा। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी अच्छी बात कह रही है आप, मतलब चलिए 1, 2, 3 लाख नहीं, 8 लाख भी हो जाए, उसका आधा भी हो जाए, तब भी काम तो आएगा ना। तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? दिक्कत है, और दिक्कत है विपक्ष को। विपक्ष को नीयत पर दिक्कत है, सियासत पर दिक्कत है, और ऑब्वियसली सत्ता पर तो है ही। विपक्ष को दरअसल ये लगता है कि सरकार परिसीमन करके अपने हिसाब से सीटों को तय कर लेगी। मतलब वो ये सोच रहा है विपक्ष कि जिस इलाके में बीजेपी के वोटर हैं ज्यादा, वहां पर सीटें ज्यादा बढ़ा देगी। जहां बीजेपी को वोटर कम लग रहे हैं उसके अपने, तो वहां सीटें कम बढ़ाएगी। विपक्ष को दूसरा डर यह सता रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीटें तो बढ़ा देंगे, उत्तर भारत की, माफ कीजिएगा, क्योंकि वहां पर बीजेपी का वोटर बड़ी तादाद में इस वक्त माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी का जहां प्रभाव कम है वहां पर सीटें नहीं बढ़ाएगी। विपक्ष को तीसरा डर यह है कि अगर आबादी के हिसाब से सीट बढ़ी तो कम जनसंख्या होने की वजह से दक्षिण भारत की जो सीटें हैं ना, वो कम हो जाएगी। कुल मिलाकर विपक्ष को सरकार पर भरोसा नहीं है और सरकार के पास विधेयक पास करवाने के लिए जो 2/3 बहुमत है वो नहीं है। अब देश में लोकसभा की सीटें बढ़े तो फिर बढ़े कैसे? इसका रास्ता बीते 3 महीने से सियासी उठापटक से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो कैसे, मैं आपको वापस बताती हूँ, ठीक है? हाँ, ये बोर्ड बाबू बताएंगे। ओके, तो 2/3 की तरफ बढ़ा है एनडीए। कैसे? इसका गणित समझिए। शरद गुट के कितने सांसद हैं? 8। उद्धव के अभी अभी गए थे कितने सांसद? 6। ममता के बागी हुए सांसद कितने हुए? 20। तो कुल कितने हो गए? 34 सांसद। मतलब शरद के 8 जोड़ दीजिए, 6 और 20, तो ये हो जाते हैं 34। अब एनडीए के साथ इस वक्त कितने हैं? 298। कुल कितने हो गए जब इनको आप इसमें जोड़ते हैं? तो 332 हो गए। अब 2/3 के लिए चाहिए कितने? एनडीए को कितने चाहिए? कोई भी अगर विधेयक लेकर आते हैं या संशोधन करना होता है तो उसके लिए 2/3 चाहिए, और 2/3 कितने हुए? 362। अभी कमी
कितनों की आ रही है? मतलब भाई 34 तो आ गए हैं, लेकिन 30 की और कमी आ रही है। अब इसको कहीं से भरना है। भरने के लिए एक रास्ता क्या दिखाई दे रहा है? एक रास्ता दिखाई दे रहा है डीएमके का। डीएमके टूटने उठने की बात नहीं हो रही है। अगर ये 50% की लिखित शर्त दे देती है सरकार, तो कुछ अंदर के सूत्र ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि डीएमके के कुछ सांसद एब्सटेन कर जाएं, वोटिंग से खुद को दूर कर दें। अगर डीएमके वोट से अलग हो जाता है तो 2/3 का जो आंकड़ा है वो कितने पे पहुंच जाएगा आप जानते हैं? ये जो 362 है ना, ये 362 पहुंच जाएगा 347 के आसपास, यहां पहुंच जाएगा। यानी तब एनडीए को कितने चाहिए होंगे? ये जो अभी 30 चाहिए ना, 30 में से आप माइनस कर दीजिए 15, कितने चाहिए होंगे फिर? मतलब अगर आप ये 30 में से 15 निकालेंगे तो कितने हुए भैया? 15। केवल 15 सांसद चाहिए, इतनों की जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर गणित ये सारा है आपके सामने, और इसी के लिए सियासी पंडित गणित जो है वो ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विपक्ष के कुछ सांसद जो भीतर खाने से परिसीमन बिल के समर्थक है, वो वोटिंग से दूरी बना लेंगे, है ना। अटकलें तो यहां तक लगाई जा रही है कि आरजेडी के 4 में से 3 लोकसभा सांसद भी पाला बदल सकते हैं। यानी ऑपरेशन मॉनसून पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनके रास्ते बिहार का सफर अगर तय कर लेता है तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और बात तो पंजाब की भी होने लगी है। वहां पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी अपनी ही पार्टी से अभी लड़ाई के मूड में है, और वो सिटिंग सांसद है, मत भूलिएगा। और वैसे भी सियासत में आपको कभी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कोई नहीं जानता है कौन कब कैसे पाला बदल दे, कोई नहीं जानता है। तो यकीन मानिए अभी आपको राजनीति के राज और समझने की जरूरत है। हम भी अभी भी समझ ही रहे हैं। विपक्ष ये सब जानता है, सब बूझ रहा है, इसीलिए अपने खेमे में टूट का जिम्मेदार वो किसे बता रहा है? बीजेपी को, और चूक नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि 400 सीटें पाने के लिए बीजेपी ये तोड़फोड़ कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का काम ही तोड़फोड़ करना है। ममता कह रही हैं कि बीजेपी कुछ गद्दारों को अपनी पार्टी में मिला रही है क्योंकि उसके पास कैडर नहीं है। विपक्ष नाराज है, लेकिन जिस तरह आज विपक्ष टूट रहा है उसकी भविष्यवाणी प्रधानमंत्री मोदी ने 91 दिन पहले कर दी थी। सुनाऊं वाला बयान 91 दिन पहला, सुन लीजिए। जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखाता हूं, इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। देखिए, विपक्ष जानता है अगर सरकार ने एक बार 2/3 बहुमत जुटा लिया तो 3 वैसे बिल जिसका विरोध हर रोज विपक्ष कर रहा है, और खासकर कांग्रेस, तीनों को सरकार मॉनसून सत्र में पास करवा सकती है। पहला कौन सा है? परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक। इसमें महिलाओं के 33% आरक्षण और लोकसभा सीटों की 50% की बात क्लियर है। दूसरा है एक देश एक चुनाव। पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। संविधान संशोधन विधेयक अभी संयुक्त संसदीय समिति के पास है, यानी जेपीसी। इसका कार्यकाल बीते बजट सत्र में बढ़ा भी दिया था, और सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर 2/3 का आंकड़ा सरकार के पास होगा तो इस विधेयक को भी संसद में वो पेश कर सकते हैं। और अगर ये विधेयक पास होकर संविधान संशोधन का रूप ले लेता है तो एक साथ विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। यानी आप क्या करेंगे? एक बार ही वोट डालने जाएंगे, आपके सामने 2 ईवीएम होगी, और हो सकता है लोकल चुनाव भी 3 हो जाए। सांसद चुनेंगे, विधायक चुनेंगे, पार्षद चुनेंगे, फिर 5 साल के लिए छुट्टी, यहां तक की भी बात हो रही है। लेकिन हाल फिलहाल जो दिख रहा है वो ये कि एक ही बार में आप सांसद भी चुन लेंगे और विधायक भी चुन लेंगे। और तीसरा क्या है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए संविधान संशोधन विधेयक। ये विधेयक भी अभी जेपीसी के पास है।
अगर यह विधेयक कानून बनता है तो फिर कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर 30 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाता है यानी जेल जाता है तो 31वें दिन पद खाली माना जाएगा। इस्तीफा नहीं देंगे अगर उसके बाद भी तो पद खाली माना जाएगा। यूं तो मॉरल हाई ग्राउंड लेकर उनको इस्तीफा देना होगा, अगर नहीं देते हैं जैसा केजरीवाल जी के वक्त हुआ था तो फिर क्या किया जाएगा, फिर उसे रद्द माना जाएगा। अब सीट खाली है, मतलब 2/3 की लक्ष्मण रेखा जैसे ही सरकार पार करेगी, एक एक करके 3 संविधान संशोधन विधेयक कानून की शक्ल ले लेंगे और ये 3 संविधान संशोधन वो इतिहास लिखने वाले हैं जो भारत की सियासत की धारा को मोड़ सकते हैं। और इसीलिए विपक्ष किसी भी हाल में सरकार को रोकने पर आमदा है। लेकिन जिस तरह विपक्ष में इस वक्त भगदड़ मची हुई है, छोड़कर खेमे भागे जा रहे हैं, मॉनसून की ठंडी हवा भी इससे पैदा हुई सियासी गर्मी को कम नहीं कर पाएगी। ये तो आप लिख कर रख लीजिए। वैसे देश की सियासत में मॉनसून चल भी रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर और बयार चल रही है और अगला चैप्टर वहां पश्चिम बंगाल से ही शुरू करें। पाठशाला में आप समाज शास्त्र और तुष्टीकरण वाली क्लास।